तो आखिरकार मिल गया कनेक्शन अर्चना तिवारी का। जी हां, शुजालपुर के एक शख्स से उसका संपर्क था और उसी शख्स ने इसे नेपाल जाने की सलाह दी थी और धनकड़ी पहुंचने तक अर्चना तिवारी सिर्फ एक शख्स के इंस्ट्रक्शंस पर चल रही थी, वो कोई और नहीं उनका बॉयफ्रेंड था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है दोपहर 1 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी और संभवतः जीआरपी के द्वारा, हालांकि उस वक्त तक भी सिर्फ जीआरपी ही इंफॉर्मेशन देगी। हालांकि अर्चना मीडिया के सामने आती हैं या नहीं आती हैं, वो जवाब देती हैं या नहीं देती हैं, वो उनके अपने विवेक पर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज की इस बड़ी खबर ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। विश्वास खत्म होता जा रहा है। अब आखिर आगे क्या होगा, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अर्चना तिवारी 13 दिन से लापता, परिवार परेशान, ताऊजी परेशान, भाई परेशान, सब बीमार, प्रशासन क्या पूरी सरकार ने अपनी ताकत इसमें झोंक दी इस अर्चना तिवारी को ढूंढने के लिए। और अर्चना तिवारी शुजालपुर के एक शख्स से उनका लव अफेयर था, बताया जा रहा है कि उनके प्रेम संबंध थे और इसी के चलते अर्चना तिवारी जहां पर रहकर वो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई को छोड़ करके वो रक्षाबंधन मनाने की बात कह करके वहां से निकली। अब वहां से निकली तो सही, लेकिन घर नहीं पहुंची, रास्ते से ही गायब। इधर प्रशासन ने, पूरी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी अर्चना तिवारी को ढूंढने के लिए। अर्चना तिवारी अगर मिलना चाहें तो मिलती। बहरहाल पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी, पूरी शिद्दत के साथ जुटा रहा कि आखिर अर्चना तिवारी गई तो गई कहां। परिवार के लोग बार बार सवाल पूछते थे, अगर ट्रेन में बैठी तो बीच में कहां गायब हो गई, बैग भी छोड़कर चली गई। दरअसल अर्चना तिवारी पहले दिल्ली गई और दिल्ली से ये नेपाल की तरफ को रवाना हुई। शुजालपुर में मौजूद उनके तथाकथित बॉयफ्रेंड के द्वारा ये बात का खुलासा हुआ कि वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि आप यहाँ से नेपाल निकल जाइए और संभवतः इसका भी वहीं जाने का इरादा था या क्या स्थिति थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ये स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन अर्चना ने अपना फोन स्विच ऑफ किया, एक नया मोबाइल फोन खरीदा, एक नई सिम खरीदी और उस नए नंबर से लगातार वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। जांच पड़ताल में, छानबीन में वो नंबर भी किसी तरह से साइबर टीम के हाथ लगा और इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ लगा और टीम ने जब उस नंबर के आधार पर इस पूरे मामले में जांच शुरू की तो उन्हें सीडीआर के माध्यम से, यानी कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से ये पता चला कि शुजालपुर में कोई शख्स है जिसकी लोकेशन शुजालपुर है और वो लगातार इसके संपर्क में। और अर्चना तिवारी को लेकर के जो अपडेट हुआ वो इसी नए मोबाइल फोन और इंस्टा आईडी एक्टिव होने से हुआ। अब नया मोबाइल फोन था तो अर्चना तिवारी ने सोचा कि चलिए टाइम पास कैसे किया जाए, इंस्टाग्राम ही डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, अगर तो अर्चना तिवारी का गायब होने का मन था तो उनकी ये गलती कही जाएगी अर्चना के लिहाज से, लेकिन परिवार के लिहाज से, पुलिस प्रशासन के लिहाज से, सरकार के लिहाज से कहा जाएगा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने इंस्टाग्राम आईडी डाउनलोड की और अपनी पुरानी आईडी से जैसे ही उन्होंने लॉगिन किया, तुरंत साइबर टीम में जो उनका नंबर सर्विलांस पर लगा हुआ था, मैसेज पॉपअप हुआ कि इस नंबर से फला फला नाम की जो आईडी है जिसे आपने सर्विलांस पर लगाया हुआ है ये एक्टिव हो चुकी है। आईडी एक्टिव हुई तो फोन पर संपर्क किया गया। अर्चना तिवारी कानून की जानकार है, उन्हें पता चल गया कि पुलिस को तो अब पता चल ही चुका है, तो अब छुपने का कोई फायदा नहीं। फिर अर्चना ने उनसे संपर्क किया, अर्चना ने फोन करके बताया कि मैं यहाँ इस जगह पर हूँ। फिर परिवार के लोगों को इन्फॉर्म किया गया, परिवार के लोगों के दम में दम आया जो इतने 13 दिन से भूखे प्यासे, हैरान परेशान, बीमार, थके हारे ढूंढ रहे थे। कभी भोपाल जाते, कभी ग्वालियर जाते, कभी कटनी में आकर के खोजते, तलाशते, कभी पंडित बुलाते, ब्राह्मण बुलाते, पूजा करते, कथा, हवन, यज्ञ और न जाने क्या क्या उन्होंने भगवान को मनाने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए सभी अनुष्ठान कर डाले। बहरहाल उन अनुष्ठानों का प्रतिफल कहें या फिर परिवारजनों का पुण्य प्रताप, जो फिर अर्चना वापस लौट आई है भोपाल। लेकिन सवाल बार बार वो ये उठ रहा है कि यदि अर्चना को अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी थी या इस तरह से जाना था तो क्या परिवार से उन्होंने इस बारे में बात नहीं की हुई थी? क्या परिवार को इस बारे में नहीं पता था या इस बात को बता पाने में वो सक्षम नहीं थी? ये सारे जो प्रश्न हैं, बहरहाल अब इसको भी धीरे धीरे डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये परिवार के स्तर पर क्या हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं ये किस ओर समाज को लेकर जा रही हैं, जिसमें महिलाओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करना, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना और फिर उन्हें सशक्त बनाना, फिर उन्हें पढ़ाना लिखाना। और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और वो जो दकियानूसी सोच, वो जो रूढ़िवादी सोच वाले लोग हैं, उनके
विचारों को इस तरह की घटनाओं से बल मिलता है क्या? ठीक है, किसी एक की गलती की सज़ा सबको नहीं दी जा सकती, लेकिन जो गलतियां या जो हरकतें हो रही हैं, क्या इससे पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं? एक लड़की जो परिवार के संरक्षण में घर से दूर रह करके पढ़ाई कर रही है, जो सिविल जज की तैयारी कर रही है, सिविल जज मतलब ठीक ठाक पोस्ट कही जा सकती है, और सिविल जज के एग्ज़ाम एकदम आसानी से तो क्रैक होते नहीं हैं, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अर्चना ने ये कौन सी राह पकड़ ली? हालांकि 29 वर्षीय ये युवा महिला है, तो इसमें बहुत सारी बातों को स्वाभाविक कहा जा सकता है, लेकिन एक और जो बात इसमें शामिल होनी चाहिए थी वो ये कि कम से कम वो अपने परिवार को इस संबंध के बारे में बताती, या फिर वो परिवार से इस बारे में बात कर सकती थी। ठीक है, सब कुछ अपनी तरफ है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो इतना पूरा लाव लश्कर अर्चना तिवारी की तलाश में लगा दिया गया और इतना समय और इतनी जो एनर्जी वेस्ट की गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए क्या किया जा सकता है? आगे भी इस तरह की क्या घटनाएं होंगी और क्या इस तरह के मामलों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है? बहरहाल अर्चना का लव एंगल वाला मामला सामने आने के बाद अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अर्चना अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी। शायद परिवार वाले इस बात को लेकर राजी नहीं होंगे, या उन्हें इस बात की आशंका रही होगी कि अगर मैं अपने परिवार के लोगों को बताऊंगी कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ या मेरा बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में हूँ, तो शायद वो इस बात को स्वीकार न भी करते। तो ठीक है, फिर इसी तरह से एब्सकॉन्ड हो जाते हैं। और चूंकि वो कानून की जानकार थी, तो पुलिस को पता चलने के बाद उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं बचने वाली है, इसलिए उन्होंने खुद ही फ़ोन कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की है। और अब चूंकि जीआरपी की टीम लेकर आ चुकी है उन्हें, और अब देखना ये होगा कि वो बॉयफ्रेंड कौन है और क्या करता है वो, जिसने एक सिविल जज की तैयारी कर रही युवती को बहलाया, फुसलाया, बरगलाया, या दोनों की रजामंदी से ये हुआ, और किन परिस्थितियों में अर्चना तिवारी को वहाँ से भागने के लिए उन्होंने राजी किया, ये भी अभी प्रश्न बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर भी आगे एक और अपडेटेड वीडियो मैं लेकर आपके लिए लेकर आऊँगा। बहरहाल ये स्पष्ट हो गया कि अर्चना तिवारी मिल चुकी हैं, उनका एक बॉयफ्रेंड है जो शुजालपुर से उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा था, नेपाल जाने के लिए कह रहा था, और अब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में क्या आगे अर्चना के खिलाफ या उनके बॉयफ्रेंड के खिलाफ या परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई किए जाने का कोई गुंजाइश यहाँ पर नजर आती है? क्योंकि इस तरह की हरकतें करने से पहले लोगों को सोचना होगा, क्योंकि उनके भाग जाने के बाद असली परेशानी तो पुलिस प्रशासन के लिए होती है, चुनौती के लिए। देखिए, कोई खो गया व्यक्ति उसे तलाशा जा सकता है, कोई लापता व्यक्ति उसे ढूंढा जा सकता है, लेकिन कोई छुप रहा व्यक्ति जिसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। बहरहाल पुलिस ने बहुत शिद्दत से, बहुत ही तरीके से और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए काम किया, तो अर्चना तिवारी का पता चल गया। लेकिन ये आप अपने विवेक से तय कीजिएगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए या इस तरह बच्चों के घर से भाग जाने या एब्सकॉन्ड हो जाने के मामलों को रोकने के लिए क्या हमें फिर से विचार करना होगा कि क्या हम अपने बच्चों की परवरिश ठीक तरीके से कर पा रहे हैं? विचार कीजिएगा। कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आइए। धन्यवाद।